नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर 26 मई से जुड़ी हुई एक एक करके सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बताएंगे कि किस राज्य के अंदर कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं और पूरे देश के अंदर कोरोना मामले को लेकर किस तरह की स्थिति है। इसी के साथ देश भर की सभी राजनीतिक चहल पहल से जुड़ी हुई सारी खबरें आप तक लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल दोस्तों, चलते हैं पहली और बेहद बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर कोरोना महामारी के अंदर लगातार भारत की स्थिति काफी बुरी साबित हो रही है। हम आपको बता दें कि बीते दिन के आए आंकड़े बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक दिन में 2436 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई है। यानी महाराष्ट्र के अंदर लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुल मिलाकर 52,667 मामले महाराष्ट्र के अंदर आए हैं। ऐसे में दोस्तों, रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं महाराष्ट्र की हालत कोरोना महामारी को लेकर काफी ज्यादा बुरी हो रही है। और इस बीच एक और जानकारी, जहां पर पश्चिम बंगाल की ओर से भी बीते दिन जारी किए गए आंकड़े में बताया गया है कि 149 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य के अंदर अब कुल मिलाकर आंकड़ा 2124 के पास पहुंच चुका है। और इसी के साथ दोस्तों, आपके लिए एक और अपडेट है, जहां पर तमिलनाडु के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 805 मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। यानी इन सभी राज्यों के अंदर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से जुड़ी हुई जो भी अपडेट सामने आएगी और पूरे देश का मिलाकर जो आंकड़ा सामने आएगा, उसकी जानकारी हम आपको जल्द ही अगले वीडियो में देंगे। और इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का नेता कोरोना फैलने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिया है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने के लिए सोनीपत पहुंच गए, जहां पर जाकर उन्होंने क्रिकेट खेला है। हम आपको बता दें कि उन्होंने मास्क भी उतार रखा था और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसके बाद कई सारे मीडिया पर रिपोर्ट चलने के बाद सफाई देने सामने आ गए और कहा कि हमने तो मास्क लगा रखा था, जबकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी के नेता बिना मास्क के घूम रहे थे। जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से भी इस मामले को लेकर नोटिस थमाया गया है। लेकिन बीजेपी के नेता है तो शायद इन पर कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, सब पर बराबर कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरह से कोरोना के मामले को लेकर ये उल्लंघन किया गया है, इस पर पूरी तरह से गाइडलाइंस के उल्लंघन के तहत ही मामला दर्ज होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना मामले को लेकर राज्य में 28 मई से ऑनलाइन मुहिम चलाने वाली है कांग्रेस पार्टी। कोरोना से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है और बस ट्रेन सेवा, प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के बाद पार्टी के प्रत्यक्ष नकदी की मांग करते हुए अभियान चलाने का फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के अंदर 28 मई से सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चलाने वाली है। अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो जरूर इससे जुड़िएगा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग की गई है कि जल्द से जल्द सीधा पैसा लोगों के खाते में पहुंचना चाहिए और 10,000 करोड़ रुपए कम से कम सरकार को खर्च करना चाहिए और 10,000 रुपए प्रत्येक फैमिली के लोगों को दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर लेखक चेतन भगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खामियां गिनाई है। दरअसल दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए लेखक चेतन भगत ने कहा कि उदाहरण के तौर पर अगर आप मोदी को पसंद करते हैं तो आपकी ओर से 3 खामियों का पता होना चाहिए। अगर मोदी को बुरा मानते हैं तो उनके बारे में 3 अच्छी बातें आपको पता होनी चाहिए। 3 खामियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूं कि इसमें से कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। मोदी की सेंट्रलाइज्ड कमांड है, यानी एक तरफा राज चलाते हैं, किसी और को काम नहीं करने देते और इसी के साथ कोई उन्हें सुझाव नहीं देता है, कोई उनसे अलग से नहीं सोचता है। यानी दोस्तों, सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधते बताया है कि किस तरह से सरकार एक व्यक्ति की ओर से चलाई जा रही है। और इसी के साथ हम आपके लिए एक और जानकारी सामने लाए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के नाम से आरती के मामले को लेकर सियासी घमासान मचने के बाद जिसने आरती लिखा था वो गायब हो गया है। दरअसल दोस्तों, कोरोना में प्रदेश की राजनीति में कई जगह उठापटक देखने को मिल रही है और ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आरती और अब सुबोध आरती आने पर राजनीति गर्मा गई है। सत्ताधार भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि सार्वजनिक समारोह में मोदी आरती जारी करने को लेकर उठे विवाद के बीच मसूरी विधायक गणेश जोशी ने फिर कहा कि प्रधानमंत्री में उनकी निजी आस्था है और वह प्रधानमंत्री की मूर्ति अपने घर में लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से उल जुलूल बयान दे रहे हैं और दोस्तों, साफ तौर पर आरतियां लिखकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। जिस मामले को लेकर जब मुकदमा दायर किया गया है तो उसके बाद जिसने भी इस आरती को लिखा था वह अब गायब हो गई है, यानी पुलिस के सामने नहीं आ रही। और इसी तरह से आपके लिए एक और जानकारी
जानकारी है जहां पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। दरअसल दोस्तों, तजिंदर बग्गा ने ट्वीट पर हमला करते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंकज वाधवानी ने एफआईआर दर्ज कराया है। भाजपा के गैर संस्कारी नेताओं को लगातार बढ़ती अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बड़ा कदम उठा रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से मुकदमा दायर किया गया है। हालांकि बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई तो पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है, लेकिन एक दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि उनके वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दी जाने वाली विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। और ऐसे में दोस्तों, एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर भारत चीन की सरहद पर लगातार तनाव बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख में दोनों ओर से सेनाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि 5000 सैनिक भेजे गए हैं। वहीं पर कुल मिलाकर काफी ज्यादा तनाव की स्थिति बताई जा रही है। साथ ही साथ एक और जानकारी है जहां पर देश में मृतक की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। दुनिया भर के अंदर 3.5 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई है। दरअसल दोस्तों, कोरोना का लगातार कहर जारी है। 54 लाख से ज्यादा लोग इससे पीड़ित पाए गए हैं और उनमें से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना संकट काल में काढ़ा की मुफ्त आपूर्ति कराने को लेकर यूपी सरकार से अखिलेश यादव ने ये बड़ी मांग कर दी है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए काढ़ा अगर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पाया गया है तो सरकार को मुफ्त में आपूर्ति करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आयुष मंत्रालय की ओर से टीवी पर दिखाए जा रहे कोरोना वायरस से बचने के लिए काढ़ा और च्यवनप्राश का सेवन करने की बात कही थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है। दरअसल दोस्तों, अगर सरकार भी मानती है कि कोरोना के खिलाफ काढ़ा वह च्यवनप्राश कारगर है तो सरकार को ये फ्री में बांटना चाहिए। अगर आप भी अखिलेश यादव की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और इसको पूरा तर्कपूर्ण मानते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी है जहां पर मजदूरों की घर वापसी को लेकर रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजी हो रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत भी इस विवाद में कूद गए हैं। उन्होंने सोमवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल पर भी तंज कसते हुए कहा कि मत भूलिए आप महाराष्ट्र से हैं। राउत ने कहा कि पीयूष जी 14 मई को नागपुर उधमपुर ट्रेन के लिए कौन सी लिस्ट ली थी, पहले ट्रेन बाद में लोगों को जमा करने के लिए कौन सा कष्ट उठाया था, ये कृपया बताइए। आप अब क्यों लिस्ट मांग रहे हैं? आप राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये मत भूलिए। हम आपको बता दें कि संजय राउत ने ये मामला उठाया है जहां पर पीयूष गोयल बस ट्रेन चलवाने को लेकर कह रहे थे कि उनको लिस्ट की जरूरत है, उसके बाद ट्रेन चलाया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो ट्रेन सरकार की ओर से चलाई गई उसमें लिस्ट नहीं मांगा गया था और इसीलिए शिवसेना ने इस पर बीजेपी के नेता पीयूष गोयल को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि राजनीति मत करिए। और एक और जानकारी आ रही है जहां पर मजदूरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि हमारे आदेश के बिना, हमारे आज्ञा के बिना कोई भी राज्य हमारे राज्य के मजदूरों को नहीं ले जा पाएगा। जिस पर राज ठाकरे बोले, कहा हमारी और महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के बगैर किसी की एंट्री नहीं होगी। इस तरह से लगातार प्रांतीय अस्मिता बनाने की कोशिशें की जा रही है और दोस्तों, दोनों राज्य के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए हमेशा से विरोध करते हैं राज ठाकरे और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर उनकी ओर से जो बयान सामने आया है उसमें एक तरह से साफ स्पष्ट राजनीति दिखाई दे रही है। और एक और जानकारी है जहां पर क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन के आरोप पर सदानंद गौड़ा ने कहा कि कुछ लोगों के लिए खास छूट है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का आरोप है कि उन्होंने बेंगलोर एयरपोर्ट पर स्थानगत क्वारंटीन में जाने के नियम का पालन नहीं किया। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद देवेगौड़ा ने सफाई देते हुए कहा है कि कुछ खास पदों पर काम करने वाले लोगों को क्वारंटीन के दिशा निर्देश में छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दल के द्वारा क्वारंटीन के नियमों के उल्लंघन को लेकर ये बात कही है। हम आपको बता दें कि मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं एक मंत्री हूं और फार्मास्यूटिकल मंत्रालय को संभाल रहा हूं। मेरा फर्ज है कि ये सुनिश्चित करना कि देश के हर कोने में दवाइयां की पूरी सप्लाई हो। गौड़ा ने यह बयान सामने दिया है जिसको लेकर अब सवाल तो खड़ा होता ही है कि जब जनता को कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है तो मंत्रियों के लिए कौन सा नया गाइडलाइंस है। और इसी के साथ दोस्तों, आपके लिए एक और जानकारी है जहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रतिबद्धताओं को बरकरार रखे। दरअसल कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश गुजरात की सरकार की ओर से लेबर्स लॉ के अंदर कई सारे बदलाव किए गए थे, जिसको लेकर ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा गया कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय श्रम को लेकर जो प्रतिबद्धता है उनको सुनिश्चित किया जाए। और एक और जानकारी है जहां पर अहमदाबाद
अहमदाबाद के अंदर अस्पतालों पर लगे आरोप की जांच के लिए हाईकोर्ट ने समिति बनाई है। पिछले 2 सप्ताह से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रसारित की जा रही एक विस्तृत 22 सूत्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि अहमदाबाद के अस्पतालों में आवश्यक दवाई की भारी कमी है, जिसको लेकर बीते दिन हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए अहमदाबाद के सिविल अस्पतालों को काल कोठरी से भी बदतर बताया था। और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट की ओर से इस मामले पर जांच की जाएगी। और एक और जानकारी है जिसकी माने तो नेपाल ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए कहा है कि भारत से आने वाले लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा कि भारत से बिना सही तरीके से चेकिंग के लोगों को नेपाल आ रहे हैं, इसकी वजह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि नेपाल भारत को लेकर एक बार फिर से इस तरह की विवादित टिप्पणियां कर रहा है। और एक बात तय है कि मोदी सरकार के दौरान भारत और नेपाल के संबंध भी काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार की स्पष्ट राजनीति नहीं है, तो आप वीडियो को लाइक करिए। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक और देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने को लेकर मेगा प्लान बनाते हुए 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 750 वर्चुअल रैली का आयोजन करेंगे। इस तरह से लगातार बीजेपी की ओर से रैलियां की जाएगी और अपनी उपलब्धियां बताई जाएगी। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर यूपी सरकार को लेकर प्रियंका गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि उनकी क्या रणनीति है, जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दिख रहे थे, आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।